स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार यात्रा मार्गों, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों का विवरण भी गृह मंत्री को सौंपा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक निर्देश देते हुए यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने पर जोर दिया। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर व्यापक योजना के तहत तैयारियां कर रही है। और एक और जानकारी देहरादून से आपको बताते चले, वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम धामी और सुबोध उनियाल इसमें हिस्सा लेंगे। नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 11 बजे का ही वक्त बताया जा रहा था और तब से दोपहर 2 बजे तक जो है ये बैठक, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विकास, कानून व्यवस्था और समन्वय पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो आज वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है सुबह के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और सीमावर्ती जो क्षेत्रों की चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। सोमवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंच चुके हैं और पूरी बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान जो है कई चीजों को लेकर कानून व्यवस्था की बात कर लें या फिर जो चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं राज्यों की, उन तमाम चीजों पर बातचीत और चर्चा इस बैठक में होगी। और हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी दौरे पर है। अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की बात करें, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था, शुरू होने वाली थी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और ये 25वीं बैठक है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और आपस में समन्वय को लेकर के चर्चा होगी, किस तरह से मध्य क्षेत्र का के काम किया जाए। और चूंकि अब से थोड़ी देर बाद में ये बैठक शुरू होगी और 2 बजे तक दोपहर बाद तक ये बैठक चलेगी। बैठक में तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी। जो सामाजिक विकास को लेकर के चर्चा होगी, परिवहन सेवाओं को लेकर के चर्चा होगी, सीमा विवाद कई जगहों पर होता है उसको लेकर के चर्चा होगी, कानून व्यवस्था और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा में जो दिशा निर्देश देंगे उसी के तहत ये सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं यानी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, वो काम करेंगे। इसके अलावा आर्थिकी को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी कि कैसे इन प्रदेशों की आर्थिकी को बढ़ाया जाए, क्योंकि तमाम विषय हैं जिन पर लगातार चर्चाएं होनी जरूरी है और जब तक आपस में समन्वय नहीं होगा तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पर छोटी छोटी बातों से बात बड़ी बन जाती है और आपस में समन्वय नहीं होने की वजह से कई तरह की कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आज की जो ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक है और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में जो तमाम निर्णय लिए जाएंगे
उसके बाद सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि उस पर अमल करेंगे और आपस में समन्वय बनाकर काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये भी जो है इस दौरान देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्यों के बीच जो है समन्वय स्थापित करने की भी जो बात है वो इस बैठक के जरिए सामने आई है। तो क्या ये 4 राज्य जो इसमें शामिल हो रहे हैं, इनके बीच या अन्य जो राज्य है उन राज्यों से भी एक बेहतर संबंध हो सके, इन चीजों को लेकर चर्चा? देखिए, केंद्र की ओर से हमेशा यही प्रयास रहता है कि वो सभी राज्य हैं और खास तौर पर दूसरी राज्य हैं आपस में जिनकी सीमाएं जुटी हैं, उनके बीच में कहीं पर भी किसी तरह की कोई गतिरोध वाली स्थिति देखने को ना मिले। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे परिवहन सेवा को लेकर के कई बार आपस में गतिरोध की स्थिति आ जाती है, इसके अलावा जल बंटवारे को लेकर के भी गतिरोध की स्थिति आ जाती है, और भी तमाम विषय हैं जिनको लेकर के आपस में विवाद जैसी स्थितियां रहती हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से कोशिश यही की जाती है कि सभी प्रदेश आपस में समन्वय बना करके चलें, और खास तौर पर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्यों में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्य हैं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और जब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर आपस में समन्वय बनाना काफी आसान है। और ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। तो सीएम धामी और सुबोध नियाल इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। दोपहर 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि अभी थोड़ी देर में ये शुरू होगी, और ये बैठक जो बताया जा रहा है दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। देहरादून से एक और खबर आपको बताते चले, पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। निकायों में आरक्षण की स्पष्ट स्थिति न होने पर रोक लगाई गई है। आरक्षण से संबंधित एक अन्य याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अधिसूचना के तहत 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो होनी है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू, और अब न्यायालय के दिशा निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सूचना भी जारी हो चुकी है। और अब बात करें तो निकायों में आरक्षण की स्पष्ट स्थिति न होने पर पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देहरादून से ये खबर, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव का इंतजार काफी अरसे से लोग कर रहे थे, लंबे समय से, और अब एक और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है घड़ी आ चुकी है हाईकोर्ट की तरफ से। लोगों के लिए, दलों के लिए जो है थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दिया गया है। और अजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, जहां इतने लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे और तैयारियां, अधिसूचना भी जो है इसको लेकर जारी कर दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। देखिए, जो ये पंचायतों के जो कार्यकाल हैं वो काफी पहले समाप्त हो गए थे। 6 महीने के लिए प्रशासन की देखरेख में पंचायतों का काम चल रहा था। उसके बाद से फिर एक बार पंचायतों का जो कार्यकाल है, प्रशासकों का जो कार्यकाल है, वो बढ़ाया गया, और अब चुनाव की स्थिति यहाँ पर सामने देखने को मिली है। और चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें भी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश थे। हाईकोर्ट ने पहल की और सरकार को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव करा लिए जाए। अब हाईकोर्ट ने ही इस मामले में रोक भी लगाई है, और आज देखिए इस पर फैसला होना है कि चुनाव होंगे या फिर इसको रोका जाएगा। जो सरकार, जो निर्वाचन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, उसके तहत कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा 2 चरणों में यहाँ चुनाव होने थे। 10 जुलाई और 15 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी थी, और 19 जुलाई को काउंटिंग यानी मतगणना होनी थी। लेकिन चूंकि अब हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, फिलहाल आज तक के लिए रोक है, अभी किसी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज की जो सुनवाई है उसमें कोर्ट की ओर से क्या निर्णय लिए जाते हैं, कोर्ट की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निकायों में आरक्षण को लेकर के चीजें रही हैं, पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के जो आरक्षण की स्थिति है वो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
और सरकार ने अभी इसको ये तय किया था कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों के आधार पर उनको शून्य घोषित करते हुए नए सिरे से आरक्षण लागू कर दिया गया है और उसी के तहत यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए और उसके तहत ही यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें तमाम तरह की आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं, तो जो ही इसमें अब निर्वाचन को लेकर के हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और आज एक और विषय को लेकर के यहाँ पर सुनवाई होनी है। कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है और हाईकोर्ट ने ही रोक लगाई है। तमाम तरह की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट की ओर से कई तरह के निर्णय लिए गए हैं और अगर चुनाव नहीं होता है तो जाहिर है कि यहाँ पर सरकार की जो प्रक्रिया रही है, सरकार चुनाव कराने को लेकर के जिस तरह से कवायद कर रही है, उस पर भी एक सवालिया निशान लगना तय है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपको बताते चले, पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से जो है मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही अब आगे जो है इस पर इसकी जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, मसूरी में हुए मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड के पास भारी मलबा आ जाने से मुख्य सड़क बंद हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की इस लापरवाही की स्थिति की बड़ी वजह बता रही है और ऐसे में हर साल इस स्थान पर भूस्खलन भी होता है, लेकिन विभाग की ओर से समय रहते कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं और ऐसे में लोगों के लिए बड़ी परेशानी जो है बन गया है। निर्माण कार्य का मलबा सड़क किनारे ही छोड़ दिया गया था, जो बारिश में बहकर सड़क पर फैल गया। लोगों ने प्रशासन से ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास हुई लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोमवार देर रात तक राहत बचाव कार्य चला और सुबह से फिर से ऑपरेशन मंगलवार की सुबह से शुरू कर दिया गया है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर और अन्य आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर जुटी हैं और उत्तरकाशी के पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पवार खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड भी कर रहे हैं और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण ये कदम उठाया है और इस मामले में राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें फिलहाल कोर्ट के निर्णय की जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लिया गया है निश्चित रूप से वो प्रदेश और पंचायत प्रणाली के हित में ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के आदेश का परीक्षण करेगी और आगे की कार्रवाई उसी के मुताबिक तय की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चुनावी प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है और प्रशासन कानूनी सलाह का इंतजार कर रहा है। देखिए, मैं अभी हाईकोर्ट के निर्णय से अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया होगा और निश्चित रूप से उस पे उसका परीक्षण होगा और उसके उपरांत ही जो है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में जो निर्णय होगा सरकार बोलेगी। और उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याएं आम बात है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने व्यापक तैयारियां भी की है। विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा के अनुसार पूरे प्रदेश में 489 जेसीबी मशीनें तैनात की गई ताकि कहीं भी सड़क बाधित होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। संभावित भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर ली गई। पीडब्ल्यूडी, अन्य विभागों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ
एनडीआरएफ के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है और मानसून से पहले की गई मॉक ड्रिल के जरिए व्यवस्थाओं का परीक्षण भी किया गया, जिससे समय पर राहत पहुंचाई जा सके। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड है। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। तो ये मान के चले आने वाले समय में और भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार ज्यादा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलियासौड़ की बात करूँ, तो जो हमारा कलियासौड़ है वहाँ पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित रहते हैं। एक और हमारे डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जर्जेट एक हमारा एक बड़ा क्रॉनिक लैंडस्लाइड है, वहाँ पर भी हमारे हमेशा 2 जो हमारी अर्थ मूविंग मशीन्स हैं पोकलेन वगैरह वो हमेशा वहाँ स्थापित रहती हैं। सर ये लेन हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, और आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है और यही कारण है कि भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने पड़े। और इसी बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ को पाकिस्तान की नीयत को लेकर आगाह भी किया कि पाकिस्तान को दिए जा रहे $1 अरब के कर्ज का इस्तेमाल सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के लिए हो सकता है। लेकिन आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को भी ये जो कर्ज दिए गए हैं इसके लिए कुछ शर्तें लागू की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े तनाव के बाद अब सीज फायर हो गया है, जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने आतंक के पनाहगार देशों को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है और वैश्विक निकाय ने बेलआउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद आईएमएफ को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि आईएमएफ ने अपने बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन व मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही आईएमएफ ने मौजूदा $7 अरब के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रीसाइलेंस लोन के लिए भी अतिरिक्त $1.4 अरब की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली कुल मदद $2.4 अरब हो जाती है। इस मंजूरी के बाद आईएमएफ के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो गई थी। इसके बाद आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान पर शर्तों को लागू किया गया है और अगर पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है,
अभी के समय में इसे 5 साल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहनों को क्रम दर क्रम तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा और इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। वही एनर्जी सेक्टर में प्रमुख शर्तें की बात करें, 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करना होगा पाकिस्तान को। साथ ही 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ को समायोजन करना शामिल है। वहीं मई के अंत तक कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश को लागू करने के लिए स्थायी कानून लाने को कहा गया है और जून के अंत तक डेप्ट सर्विस सरचार्ज यानी कि मूल कीमत या शुल्क के ऊपर लगाया जाने वाला कर, इस पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की लिमिट हटाने को कहा गया है पाकिस्तान से। वहीं IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आने वाला रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो IMF के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संसद को जून 2025 तक IMF लक्ष्यों के अनुरूप 2026 का बजट पारित करने के लिए कहा गया है। IMF के द्वारा पाकिस्तान को 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसका असर सीधे तौर पर राजकोष पर पड़ेगा। IMF की चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आई है। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक करते हुए हमला किया था और इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद बीते 10 मई को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। तो साफ है कि IMF केवल आर्थिक मदद नहीं देता, वह अपनी शर्तों के जरिए देशों की नीतियों पर नियंत्रण भी चाहता है। पाकिस्तान का ताजा उदाहरण दिखाता है कि कैसे कर्ज की आड़ में उसकी आर्थिक संप्रभुता IMF के शिकंजे में आ गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक संस्थाओं का असली मकसद मदद नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा और प्रभाव विस्तार होता है। पाकिस्तान अब IMF की शर्तों के दबाव में है और आने वाले दिनों में यह दबाव और भी बढ़ेगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।